अच्छा, तो ये स्पर्मेटेड कॉर्ड है, इस वजह से पता लगा कि ये मेल है, कॉर्ड मॉडल है, तो स्पर्मेटेड कॉर्ड की मेरा बार वाला आइडेंटिफिकेशन सौदा तो लगाया नहीं हुआ उन्होंने, है। यस जिससे आप जुड़ते हैं। और इस 3 बारों मैंने लेबल उतारा, इसमें लिखा हुआ था फीमेल हाँ टॉर्चर। हमारे यस सामने सर, सर, वो लिखा हुआ था। हमारे सामने सर वो ब्लॉक फोर्ट। ये तो हाल है। सर ये अब और कुछ मॉडल, ये तो मेल का ले आए हो आप। ओरिएंटेशन फीमेल नहीं है ना इनके पास। तो फिर सर इस मॉडल में कुछ नहीं होगा? फीमेल के बाकी तो यूट्रस वगैरह होगी ना यार। हो गया हो, जब तक वो सर इस पर स्लाइड्स देख लेते हैं ना। सर ये लैपटॉप भी आ गया। तो ये स्पर्मेटेड कॉर्ड है, इसकी वजह से हमें पता लगा जितना भी मॉडल है ये हमारे पास मेल का मॉडल है, स्पर्मेटेड कॉर्ड की वजह से। ये यूरिनरी ब्लैडर और स्पर्मेटेड कॉर्ड, तो स्पर्मेटेड कॉर्ड सिर्फ मेल में होता है, तो ये मॉडल जो है हमारे पास ये मेल का है। ओवरी एंड फैलोपियन या यूट्रस, ठीक है। तो इसमें अब देखो कि कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या क्या नजर आ रहा है। सर इसमें यूट्रस, इसके नीचे ये हमारे पास ये नहीं, हाँ वजाइना नहीं, सर्वेक्स एंड देन वजाइना। ऑफ कोर्स ये वजाइना लिखा हुआ है ना। यस, और वजाइना, और ये हमारे पास यूट्रिन ट्यूब है जिसके 3 पार्ट्स हैं, और यूट्रिन ट्यूब के फिम्बरी है। फिम्बरी के आगे हमारे पास ट्यूब शुरू कहाँ से होती है? ये इंट्राम्यूरल पार्ट्स है, यहाँ से किधर से शुरू है? जहाँ ये जो हमारे पास पिंकिश कलर शुरू हो रहा है। नहीं, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होगी। ये इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द यूट्राइन। किधर से शुरू हो रही है? सही बता ना। ये जो डिप्रेशन है, क्यों भाई तू बता कहाँ से? ओए इधर से शुरू हो रही है, सींग है उसके 2, एक ये और एक ये देख यूट्रस से ये ट्यूब है सारी। यस, कितनी लंबी है ट्यूब? यहाँ से इंट्राम्यूरल पार्ट इस्तमस लंबी है। कितनी लंबी है? 6 सेंटीमीटर। आप बताओ यार, आपको इसीलिए हम मुझे पता चला, मैं तो ऐसे ब्राउज़र में गई थी, ये देखो पकड़ ली। पढ़ के आए ना यूट्राइन ट्यूब, लंबाई नहीं पता। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज आ रही हैं। यार ओवर इज टू मॉडल 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी इंचेस? यू नो द फॉर्मूला? नो, 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। 4 इंचेस सीधा सा। ओवर यूट्राइन ट्यूब की लेंथ। ये देखो ये पोस्टीरियर व्यू लिखा हुआ है, इंटीरियर व्यू नहीं है। यस, पीछे से। ये देखो क्या है, नहीं जो भी है, अभी नजर क्या क्या आ रहा है? ये यूट्रस नज़र आ रहा है, ओवरियन आर्टरी, यूट्राइन ट्यूब, फिम्ब्रियाई, और क्या कितने है? पार्ट्स होते हैं फिलिपिन ट्यूब के? 3 पार्ट्स होते हैं। नहीं, फिलिपिन ट्यूब, हाँ फिलिपिन 3 पार्ट्स होते हैं। हाँ, यूट्राइन कितने ट्यूब होते हैं? 3 है, अभी पढ़े। कौन कौन से? इस्तेमाल। इंट्राम्यूरल पार्ट होता है एक, इस्तमस हो गया, और एक और फिम्ब्रियाई आई थिंक। हाँ, बस 3 ही है, उसके आगे फिर ओवरीज है। तो एम्पुला कहाँ गया? अच्छा, फिर 4, फर्टिलाइजेशन नहीं, वो तो बताया ही नहीं आपने। फिर 4 पार्ट्स हैं। इस्तेमाल का क्या मतलब होता है? द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब। ये देखो ये क्या है? ये वो आदिश पिछा पहाड़ है ये? नहीं, हाँ क्या है? ये जो एरो हेड है, यस सर, वही देख रहा हूँ। ये क्या है? ये लाइनिंग है, ये यूट्राइन ट्यूब होगी शायद। यस, यूट्राइन ट्यूब है जिसके एंड पे ओवरीज लगी हुई है। कोई आइडिया नहीं है आपको। ये किस तरह, ये बॉडी को काटा हुआ है या पूरी बॉडी है? बॉडी को काट नहीं, किस तरह काटा है? अगर काटा है तो किस तरह काटा है? क्रॉस सेक्शनल। ये क्या है? ये ओवरीज। ओवरी है ये। और ये सारा पौधा क्या है? यूट्रस। यूट्रस। ये यूट्राइन कैविटी है, ये वजाइना है जिसमें एरो है। अच्छा, यस ये सर, सेंट्रल सेक्शन है, इस तरह काटा है। समझ गया। क्या हो गया यार? ये देखो, समझ आ रहा है क्या है?
यस यूट्रस है, वजाइना है ये और क्या शो किया गया, ये सब क्या ये सिस्ट या इन्फेक्शंस या यूटीआई इन्फेक्शंस। ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंट, एक्टोपिक सर मतलब ट्यूमर एबनॉर्मल है, Abnormal। ये क्या है, ये यूट्राइन ट्यूब की पार्ट्स हैं और उसकी बॉडी है और फिमरियाई है और बॉन है आगे पेल्विक और प्यूबिक और पीछे कॉलन है। ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या होता है, राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, पता है? यस इसके वो 3 पार्ट्स होते हैं, मीजोमीट्रियन, मीजोवेरियन और मीजो, ये वही वाला लिगामेंट नहीं, अच्छा दूसरा है। ये वो वाला लिगामेंट है फिर जो ओवरीज को होल्ड अप करता है। ये ओवरी है, यस ये क्या है, ये पीला सा, ओवरी और पीला सा ओवरी के लिगामेंट्स होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो एक ये हो गया, और लिगामेंट ओवरी, कितने लिगामेंट होते हैं? ये वही जो आपने दिखाया था। यही है ना लिगामेंट ऑफ ओवरी, यस और सस्पेंसरी वो है जिससे ब्लड सप्लाई इसकी आ रही है। व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द ओवरी, किधर से आती है? Aorta से। ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये वो इंटेस्टाइन, तो रेक्टम के पीछे इंटेस्टाइन ही होती है ना? स्टाइल होती है। नहीं वो मतलब एनल कैनाल एंड देन द इंटेस्टाइन पार्ट। और केड़ा इंटेस्टाइन पार्ट यार? अच्छा ये वो ब्लैडर है लग रहा है, यूरिनरी ये ब्लैडर। क्या है और ये क्या है? ये यूरिन ट्यूब है? नहीं ये तो नहीं है इतनी ये बड़ी। क्या है? ये सर ये ब्लैडर है और ये यूट्रस है और ये ये यूट्राइन। यूट्रस है, यस और ये क्या है? इसका नहीं पता लगा कोई पता नहीं है आपको। सर। ये वो ये भी देखो ऐसे सेक्शन है, सेंट्रल सेक्शन है, ये यूट्रस है, ये ब्लैडर है, ये रेक्टम है। क्या हो गया यार? ब्लैडर और रेक्टम। जिधर ये एस्टेरिक लगा हुआ है, ये क्या है? स्टेरिक, लगा हुआ है ना एस्टेरिक? यस कहाँ लगा हुआ है? ये यूट्रस के एंड पार्ट, तो इसको क्या कहते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स। ये देखो क्या शो कर रहा है, ब्लड सप्लाई ऑफ ओवरीज एंड द ओवरीज, यूट्रस, वजाइना। नहीं, यस। ये कौन सी आर्टरी है? ये तो इंटरनल इलियक आर्टरी तो है। इसके आगे ये कौन सी ब्रांच है? ये वजाइनल वजाइनल आर्टरी। ये कौन सी है? यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी। और ये ओवरियन, ओवेरियन आर्टरी। Ovarian। ओवेरियन आर्टरी कहाँ से आई? वो एब्डोमिनल। और ये कहाँ से आई? ये तो इंटरनल इलियक, हाँ, और ये भी इंटरनल है। इंटरनल इलियक। ठीक है जी। यस अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये यूट्राइन आर्टरी जो है ये टॉर्शस है, यस मतलब इसको बल पड़े हुए हैं, सीधी नहीं है। यस। क्यों बल पड़े हुए हैं? क्योंकि जो खुद यूट्रस है वो अंदर से उसकी फोल्ड्स हैं जिसकी वजह से। Sure। सर फिर बल क्यों पड़े हैं सर, अगर कोई क्या रीज़न वो है? बताऊंगा ना, बताऊंगा। अभी आपका दिमाग तो काम नहीं कर रहा ना। ये देखो क्या है, फ्रंट कौन सा है? ये वाला फ्रंट है कि ये फ्रंट है? ये जहाँ जहाँ ब्लड पड़ा है। यस और उसके बाद ये क्या पड़ा है? ये यूट्रस यूट्रस। और ये यूट्रस के पीछे क्या होता है? रेक्टम। रेक्टम। ओवरी नजर आ रही है, फिलोपियन ट्यूब नजर आ रही है, यस ओवेरियन लिगामेंट नजर आ रहा है, यस राउंड लिगामेंट नजर आ रहा है। यस।
चलो ABCD लेबल करो। सी फिम्ब्रिया, ए क्या है? ए हमारे पास एम्प्यूला है, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एम्प्यूला डी क्या है? बी हमारे पास नैरोस्ट पार्ट इस्थमस है, हाँ, और डी क्या है? इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ द यूट्राइन ई ट्यूब क्या है। है? ई हाँ, ई हमारे पास वो आउटसाइड द ट्यूब। आउटसाइड द ट्यूब, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक एक प्रेगनेंसी, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, सर्विक्स में हो रही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये क्या है? ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर भी एक्टोपिक हो सकती है, एक्टोपिक कहीं भी हो सकती है। ये देखो, ठीक है, ये देखो लेटर की पिक्चर है ये। क्या होता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, ब्रॉड लिगामेंट, क्या लिगामेंट होता है ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी? हाँ, तो उसमें क्या होता है? इसके अंदर ओवेरियन वेसल्स होती हैं और कंटेंट्स ऑफ द वो है ये ना, देखो ना, लेकिन बना हुआ है ना, एक रेड एक नीला यस, एक पीला। ओवेरियन वेसल्स, तो पीला क्या है, रेड क्या है, नीला क्या है? ओवेरियन आर्टरी, रेड आर्टरी है और Yes. नीली, ओवेरियन वेन ही होगी, अच्छा, और पीली ये नर्व है और ये नर्व है। ये देखो एस्टेरिक कहाँ लगा है? ये यूट्रस के पीछे लगा हुआ है और अच्छा, यूट्रस के पीछे लगा हुआ है। आगे लगा हुआ है, पीछे आगे लगा हुआ पीछे है। उसका रेक्टम है। तो यूट्रस के आगे कौन सा पाउच होता है? डॉगलेस, नहीं वो तो उसमें होता है ओवरी, और यूट्रस के आगे है ना ये वो, आगे होता है डगलस पाउच? नहीं आगे नहीं होता सर वो, हाँ, पीछे होता है। नहीं वो दूसरा पाउच है, डॉगलेस तो वो है ना जिसमें ओवरी लाया करती है, फिम्ब्रिया। यार मौलवी बिल्कुल फारग है, अल्लाह जानता है। नहीं सर अभी बात पढ़ा तो था सुन के तो डिप्रेशन होती है मुझे। सर, डॉगलेस पाउच तो वो होता है ना जिसमें ओवरीज होती हैं, तो चलो, मतलब वो जिस पाउच के अंदर ओवरीज आ जाती है, फ्लेक्सिबल वो होती हैं इतनी वो पाउच होता है, पाउच ऑफ डगलस में। रेट्रो यूट्रियन पाउच ऑफ डगलस का कंटेंट ओवरी है। कंटेंट नहीं, अगर प्रेगनेंसी है वोमेन को तो फिर ओवरीज उस पाउच के अंदर तक आ जाती है, लिखा हुआ है सर, ये स्नेल में लिखा हुआ है और वहीं। वैसे क्या होता है उसमें? वैसे उसमें व्हाट आर द नॉर्मल कंटेंट्स ऑफ पाउच ऑफ डगलस? नॉर्मल नॉर्मल नहीं अभी पढ़े सर, वैसे पढ़ा था कि पाउच की सिग्निफिकेंस क्या थी, कंटेंट्स पता है पाउच के? हाँ जी, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। The reproductive role of the female is far more complex than that of male. Not only must she produce gamete, but her body must prepare to nurture a developing embryo for a period of approximately 9 months. ये Ovaries, क्या लिखा हुआ है? yes. अच्छा, Ovaries, the female gonads, are the primary reproductive organs of the female, and like the male testes, ovaries serve a dual purpose. Number one, they produce the female gametes, ova, and sex hormones, the estrogen and the progesterone. The female accessory ducts from the ovary to the body exterior are the uterine tube, uterus, and the vagina. समझ आया? कोई मुश्किल इसमें? इसमें क्या क्या नजर आ रहा है? फ्रंट क्या है, बैक क्या है? ब्लैडर नजर आ रहे ब्लैडर वाली साइड फ्रंट है, ठीक है, रेक्टम इसमें बैक, यूट्रस है, पीछे रेक्टम है, दरमियान में यूट्रस, ठीक है। ओवरी किधर है? ये जो एरो लगा हुआ है ये लेफ्ट ओवरी एंड द राइट ओवरी. हाँ, ये लो The ovaries. पढ़ो। The paired ovaries flank the uterus on each side, shaped like an almond about twice as large. Each ovary is held in place with the peritoneal cavity by several ligaments. The ovarian ligament anchors the ovary medially to the uterus. The suspensory ligament anchors it laterally to the pelvic. In between, they are enclosed and held in the place by a fold of peritoneum, the broad ligament. Medially ये और laterally और broad. The ovaries are served by the ovarian arteries, branches of the abdominal aorta, and by the ovarian branch of the uterine tubes, arteries. ये ओवरी का सेक्शन है, ये हिस्टोलॉजी है, ये लो
Embedded in the highly vascular connective tissue of the ovary cortex are many thick sac-like structures called ovarian follicles. Each follicle consists of an immature egg called an oocyte surrounded by one or more layers of the very different cells called follicle cells. Follicles at different stages of maturation are distinguished by their structures. A primordial follicle, one layer of the squamous-like follicle cell surrounds the oocyte. A primary follicle has two or more layers of the cuboidal columnar type cells enclosing the oocyte. It becomes the secondary follicle when fluid-filled spaces appear and then coalesce to form a central fluid cavity called an antrum. At the mature vesical follicle or a Griffin follicle, the follicle bulges from the surface of the ovary. Each month in adult women, one of the ripening follicles ejects its oocyte from the ovary, an event called ovulation. After ovulation, the ruptured follicle transformed into a different looking glandular structure called the corpus luteum, which eventually degenerates. As a rule, most of these structures can be seen within the same ovary. In older women, the surface of the ovaries are scarred, pitted, revealing that many oocytes have been released. The female duct system. Number 1, the uterine tubes. The uterine tubes is also called the fallopian tubes or oviducts. From the initial part of the female duct system, they receive the ovulated oocyte and are the site where the fertilization generally occurs. Each uterine tube is about 10 centimeter, 4 inches long and extends medially from the region of an ovary to the empty into the superolateral region of the uterus. The distal end of each uterine tube expands as a funnel-shaped infundibulum bearing ciliated finger-like projection called fimbriae that partially surround the ovary. Parts of the fallopian tube. ये भी पढ़ना सर? पार्ट्स आपको नहीं पता होना चाहिए। Isthmus, ampulla and fimbriae. Isthmus, medial, short, narrow, thick-walled portion closest to the uterus. Ampulla, widest and longest portion of the tube. Infundibulum, funnel-shaped portion located closest to the ovary. Number 4, fimbriae, finger-like projection at the end of the infundibulum. No physical connection to the uterus. Function lined with the cilia. Movement creates current to draw egg into the infundibulum. Unlike the male duct system, which is continuous with the tubules of the testes, the uterine tubes have little or no actual contact with the ovaries. An ovulated oocyte is cast into the peritoneal cavity and many oocytes are lost there. The uterine tube performs complex movement to capture oocytes. It bends to drape over the ovary while the fimbriae stiffen and sweep the ovarian surface. The beating cilia on the fimbriae then create currents in the peritoneal fluid that tends to create an oocyte in the uterine tube where it begins its journey towards the uterus. Homeostatic imbalance. The fact that the uterine tubes are not continuous with the ovaries places women at risk for the ectopic pregnancy, in which a zygote fertilized in the peritoneal cavity or distal portion of the uterine tube begins developing there. Because the tube lacks adequate mass and vascularization to support the full term of the pregnancy, such pregnancy naturally abort, often with a substantial bleeding. सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया, ectopic. बड़ा सिंपल है आप। The fact that the uterine tubes are not continuous with the ovarian places women at the risk for ectopic pregnancy, in which a zygote fertilized in the peritoneal cavity or distal portion of the uterine tube begins developing there. Because the tube lacks the adequate mass and vascularization to support the full term of pregnancy, such pregnancies naturally abort, often with substantial bleeding. अभी भी नहीं समझ आया। थोड़ा नहीं आया सर। लिखा हुआ है कि यूट्राइन ट्यूब जो है ना वो ओवरी के साथ कंटिन्यूस नहीं है। यस, ये वाला यूट्राइन ट्यूब का फीमेल एंड खुल जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, तो उसके ज़रा परे पड़ी हुई है ओवरी, ठीक है ना। वो तो उसकी फिम्ब्रिया की मूवमेंट से ओवम मूव करता है फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब, लेकिन एक कंटिन्यूस कनेक्शन नहीं, जैसा मेल में देखिए ना टेस्टिस से कंटिन्यूस ट्यूबिंग सिस्टम है। जी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब फ्री ओवम निकलता है पेरिटोनियल कैविटी में तो वो कहीं भी ब्लाड हो सकता है, इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली वो उसको आना चाहिए ट्यूब के अंदर,
और जो एम्पिलरी पार्ट है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। सर क्या चीज़ है जो उसको ओवरी के अंदर डायरेक्ट ले जाती है इधर उधर भटक? फिब्रियल की मूवमेंट्स जो अच्छा ठीक। वो कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसको अंदर बुलाती है। लेकिन अगर वो मूवमेंट्स एबनॉर्मल हो या फिब्रिया से तरह बीट ना करे तो अंडा कहीं भी जा सकता है और वो एक टॉपिक हो जाए। पेरिटोनियल कैविटी है ना, हाँ तो अंडा कहीं भी इम्प्लांट हो जाएगा। और जब कहीं एबनॉर्मल जगह पे इम्प्लांट हो जाएगा अदर देन द एम्पिलरी पार्ट, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। समझ। सर अगर वो एम्ब्रियो नहीं खींचता फॉर हाँ, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी ना। तो वहाँ पे स्पर्म भी कैसे वो डिस्कंटिन्यूस? स्पर्म तो निकला है ट्यूब से बाहर। स्पर्म देखिए कहाँ डिपॉजिट करते हैं, हाई इन द वजाइना, फिर वहाँ से वो सर्विक्स में से गुजरते हैं, फिर वो यूट्राइन कैविटी में जाते हैं, वहाँ से वो ट्यूब में जाते हैं। यस मतलब तैरते तैरते तो ट्यूब से बाहर भी तो जा सकते हैं ना। बिल्कुल। जो ट्यूब तक चला गया वो ट्यूब से बाहर भी चला गया, फिंगर नेट से बाहर चला गया। और उसने तो अंडे को ढूंढना है, स्पर्म ने अंडे को ढूंढना है। अंडा अगर बाहर पड़ा हुआ है तो उसे बाहर ही फर्टिलाइज कर देना है, Yes. अगर अंदर पड़ा तो अंदर फर्टिलाइज कर देना है। समझ गए। यस। तो चूंकि ट्यूब का इतना मैस नहीं होता और ना इतनी सप्लाई होती है, तो इसलिए ट्यूबल प्रेगनेंसी फुल टर्म तक नहीं जा सकती। ट्यूब फट जाएगी, जब ट्यूब फटेगी तो अबॉर्शन हो जाएगी। समझ गए। Homeostatic imbalance. Another potential problem is infection spreading into the peritoneal cavity from other parts of the reproductive tract, causing an extreme severe inflammation called pelvic inflammatory disease (PID). Unless treated promptly with broad spectrum antibiotics, PID can cause scarring of the narrow uterine tubes and of the ovaries, causing sterility. Indeed, scarring and closure of the uterine tubes, which have internal diameter as small as the width of the human hair in some region, is one of the major causes of the female infertility. ये समझ आया सर ये एक्सप्लेन कर दे मेरा। कि जब आपके पेल्विक कैविटी का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, यस तो उससे क्या होता है कि ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाता है। यस ये ट्यूबल ब्लॉकेज होता है तो स्टेरिलिटी हो जाती है, फीमेल माँ नहीं बन सकती, यस क्योंकि उसका ट्यूब इतनी बारीक है, जिस तरह इतनी है इतनी थिन है कि एज विड्थ एज एन ह्यूमन हेयर, कितना बाल का डायमीटर है उतना डायमीटर है ट्यूब का। यस अगर वो कितना ही होगा, बाल कितना मोटा होगा, बिल्कुल। तो अब उसमें से फिर मतलब ओवम में गुजरना है, अगर वो भी बंद हो गया तो खत्म हो गया। तो सर वो इतने बाल की तरह डायमीटर की तरह ट्यूब कैसे हुई है? इस समझ नैरो स्पॉट खुद ही तो कह रहे हो। अच्छा तो सर वो फिर सारों में ये बाल की तरह डायमीटर होता है? हाँ जी, मतलब है कि डिपेंड करता है ना, किसी फीमेल में वाइट होता है रास्ता, किसी में बारीक तो होता जो है। वाइट होगा उसी में प्रेग्नेंट होगी ना वो, अगर लेकिन- बाल की तरह होगा लेकिन तो फिर अगर और बाल बराबर भी है और खुला है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, सही है। क्योंकि मुंह कितना एक बड़ा स्पर्म है। यस सर। स्पर्म तो बहुत छोटी चीज़ है। ये देखिए जी, सारी नंबरिंग है और साथ इसकी लेबलिंग है। वजाइना, सर्विक्स, इस्थमस, बॉडी, फंडस, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, फिमरिया, एम्ब्यूला, इस्थमस, ओवरी, ओवरियन लिगामेंट, इन्फंडिबुलम, सस्पेंसरी लिगामेंट। कवर एलोज सर वो पढ़ लेते हैं, दिखाओ सर। ये एलोज में एक ये क्वेश्चन था कि 29-year-old woman presented with secondary infertility. She had one child delivered by elective cesarean section due to breech presentation 6 years back. She planned to go for the second baby when first one was 3 years old, but all in vain. Her husband's semen analysis was normal. ये सिनेरियो था। और इसके बाद पास हिस्ट्री थी कि शी यूज्ड टू हैव फ्रीक्वेंट UTIs एंड वजाइनल इन्फेक्शंस which according to her settled by taking few medicine. The name she does not know. Drug history do not know. Socio-economic history, both husband and wife are school teachers in local community. Physical examination, pulse 72, respiratory rate 18, blood pressure 125/80 mmHg, pallor jaundice negative. Pelvic examination nothing significant. Investigations, CBC, thyroid function test normal, serum, FSH, LH, prolactin, progesterone all were in normal range. Hysterosalpingography showed blocked fallopian tubes on both sides. ट्यूब हो गई ना, तो सर फिर पहले इन्फेक्शन से इन्फेक्शन हुआ था ना उसको। अच्छा आप गौर नहीं कर रहे, खुद आपने पढ़ा है तो पिक तो मैंने किया है ना। यस सर। मैंने तो सुना है भाई, ये चीज़ जिस दिन आपके डेवलप होगी ना कि सुनकर आप अपने आप को फॉर्मुलेट कर लेंगे, बस दैट इज़ द हाइट ऑफ डिलाइट। देखिए आपने पढ़ा है, आपको ऊपर से गुजर गया है,
मैं सिर्फ सुना है और मुझे तो सर उसको इन्फेक्शन कब हुआ, किस तरह हुआ, मतलब पहली प्रेगनेंसी देखो होगी? ना, उसको देखो होती नहीं रही, वो दवाइयाँ भी खाती रही है। हाँ वो क्या, लेकिन लेकिन पीआईडी हुई ना उसको। अच्छा देखो अभी आपको बताया नहीं, पीआईडी में ट्यूब बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। तो तभी तो उसको माँ नहीं मान रही वो। तो सर वो तो दवाइयाँ बाद में खाई ना, इन्फेक्शन पहले हुई ना, तो मेरा ये सवाल था। इन्फेक्शन होगा तो दवाई खाएगी ना। नहीं वो तो समझ आ गया, लेकिन उसकी पहली प्रेगनेंसी सही कैसे हो गई, ये मैं। उस वक्त तो नहीं था ना, वो तो नॉर्मल थी उस वक्त। हाँ, अब ये मेरा ये क्वेश्चन था, तो उसको इन्फेक्शन कैसे हुआ पहली प्रेगनेंसी सही होने के बाद? एक फीमेल को जनरल इन्फेक्शन क्यों होता है मुझे बताओ। हाँ क्योंकि उसको यूरेथ्रा इतना शॉर्ट होता है जिसकी वजह से, समझ गया। वजाना बिल्कुल आसपास होते हैं, तो यूरेथ्रा से इन्फेक्शन वजाना में, वजाना से इन्फेक्शन यूरेथ्रा में। अच्छा समझ गया। और सर ये लिखा ड्यू टू ब्रीच प्रेजेंटेशन, मतलब इसका क्या मतलब है? ब्रीच मींस के बच्चा उल्टा आया था, सिर पहले आया था, टांगे बाद में आई थी। तो इस वजह से उन्होंने इलेक्टिव, सॉरी, ब्रीच में तो टांगे पहले आई थी, टिन बाद में आई थी, और इसीलिए सेक्शन हुआ था ना उसका। और सर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का क्या मतलब? इलेक्टिव, के बड़ा ऑपरेशन हुआ था। अच्छा ये, और ठीक है। और हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी का क्या ये वो मतलब? होता है कि जिसमें डाई इंजेक्ट करते हैं फिलोपियन ट्यूब में और यूट्रस में। स्टेरो का मतलब होता है यूट्रस, सर्पिंग्स का मतलब होता है यूट्राइन ट्यूब। तो वो उसमें सारी दवाई डालते हैं और सारी लाइन आउट हो जाती है, उसको कहते हैं स्टेरोसेल्पिंगोग्राफी। और सर इसमें क्वेश्चन था, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी? इसमें ओवरियन वेसल्स आ जाएगा, ओवरियन वेसल, मसल्स एंड नर्व्स। ओवरियन बेटे ऑटोनॉमिक होगी ना, ऑटोनॉमिक, डबल फ्लेक्शन तो नहीं इधर आएगा। और वेसल्स में इसमें आर्टरी जो होगी, वेरियन आर्टरी और पेरिफेरल प्लेक्सस होगा वेन का। ठीक हो गया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लड सप्लाई ऑफ ओवरी एंड यूट्रिन ट्यूब? इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ब्लड सप्लाई ऑफ ओवरी एंड यूट्रिन लेकिन ट्यूब? जब तक किसी चीज़ की ब्लड सप्लाई सही नहीं होगी वो काम ही नहीं सही करेगी। सिग्निफिकेंस यही है ना कि इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दे शुड हैव द प्रॉपर ब्लड सप्लाई। अच्छा यूट्रस की ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पर ब्लड नहीं होगा, वहाँ पे आप डालेंगे, सीमेंट डालेंगे, अंडा निकलेगा, लेकिन 2 मिनट हो गए। सर इसकी सिग्निफिकेंस ये नहीं थी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसकी इंटरनल इलियक और ऑयोटा दोनों से आ रही है और कोलेटरल सर्कुलेशन है, अगर एक बंद भी हो जाएगी तो दूसरी से चलता रहेगा काम। वो उसमें ये पड़ा था कि इंटरनल इलियक से इसकी मीडियल पार्ट ऑफ द ओवरी को मिल रहा है और लैटरल। का मकसद ही यही होता है कि अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा चलता है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको ठीक। इसकी मेंटेनेंस बता रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ की ब्लड सप्लाई इंटैक्ट है, दोनों तरफ से आ रही है या एक तरफ से भी आ रही है, Yes, sir. लेकिन वो फंक्शनल है, तो फिर तो प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाए। तो सर इसमें कोलेटरल वाला पार्ट डाल सकते हैं ना कि? बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, और डबल सप्लाई। समझ गया। और हाउ पेल्विक पेरिटोनियम इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन फीमेल्स? हाँ, ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। इसमें हमने रेट्रोगेट बताना है, उल्टा अंदर से बाहर जाना है देखिए, ना? बात ये है कि आप अंदर से बाहर आ जाए या बाहर से अंदर चले जाएँ। चले बाहर से अंदर जाते हैं, वजाइना खुल गई ओपन, वजाइना, इंट्राइटिस, Yes. वजाइना, वहाँ से इन्फेक्शन ट्रैवल हुआ, वजाइना में गया, Cervix. वजाइना से गया सर्विक्स में, सर्विक्स से गया यूट्रस में, यूट्रस से फिलोपियन ट्यूब में और फिर पेरिटोनियम में। इन्फेक्शन हो गया ना, असेंडिंग इन्फेक्शन। यस सर। रिट्रोग्रेड ये है कि अंदर से इन्फेक्शन, वही ऑपोजिट बोल देंगे, सही है। तो व्हाट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड व्हाट इज द कॉज? पीआईडी। पीआईडी पेल्विक, इसमें हम अगर लाइंस में लिखेंगे क्या कि इन्फेक्शन, बहुत सारे कॉज है। नहीं व्हाट इज पीआईडी, अगर व्हाट इज पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। तो इसको हम किस तरह मेंशन लाइन में कैसे बताएंगे कि इन्फेक्शन से जो भी हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जो भी यूट्रस के अंदर तक इन्फेक्शन ट्रैवल हो जाए उसको पीआईडी कह देंगे। और यूटीआई हो जाए। Yes. फीमेल में यूटीआई क्यों कॉमन है? क्योंकि उसका यूरिथ्रा शॉर्ट है बहुत, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसी से फिर वजाइना का भी इन्फेक्शन। समझ गया। और इसकी कॉज में हम ये लिख देंगे कि यूरिथ्रा शॉर्ट वाला पॉइंट। इसके अलावा कोई और पॉइंट आएगा सर कॉज में? और वैसे भी अनहाइजीनिक अगर फीमेल है, अनहाइजीनिक, सफाई नहीं करती, हाँ, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। दो बस ये दो, ट्रॉमा, ट्रोमा, अनहाइजीनिक एंड शॉर्ट यूरिथ्रा। व्हाट आर द वाइडेस्ट, नैरोएस्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रिन ट्यूब? नैरोएस्ट तो इस्थमस आ गया, वाइडेस्ट एम्प्यूला आ गया और शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा हमारे पास इन्फर्टिबुलम। इनफंडिबुलम। व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड व्हाट इज इट्स मोस्ट कॉमन टाइप? व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि प्रेगनेंसी अंदर दर्द है, एब्नॉर्मल साइड।
मतलब नॉर्मल साइड के अलावा होगी वो एक्टोपिक होगी. एक्टोपिक मींस अब नॉर्मल. जैसे pelvic peritoneum The कहीं common भी side is the tubal pregnancy is the most common pregnancy. Ectopic pregnancy. tubal pregnancy is the most common. What is the major cause of infertility in women? PID. अच्छा यही आएगी PID. What is the outcome of the tubal pregnancy? मैम ने बताया था कि Abortion. हाँ ट्यूब बस्ट हो जाएगी तो उसको अबॉर्शन. तो सर ये अबॉर्शन तो बार बार करा सकते हैं, लेकिन ट्यूब बस्ट हो जाए तो वो दोबारा हील कैसे होती है? वो गंजी कहानी फिर दोबारा बन जाएगी. ट्यूब दोबारा बन जाती है? आपने कौन सा टारगेट लगाए? अच्छा अच्छा. आपने कौन सा टारगेट लगाया? अंदर ही बनी है, अंदर ही रिपेयर हो एक गई मिनट है. रखिए. वो अजीब सी वो ट्रैक बन जाएगा. वो नॉर्मल तो रहेगी नहीं. देखिए एक दफा ट्यूब फट गई उसे नॉर्मल तो हो रहेगी. वही ना, लेकिन तो वो फिर प्रेगनेंसी होगी नहीं. नहीं सर अबॉर्शन के बाद दोबारा भी प्रेगनेंसी हो जाती है. नहीं नहीं, अगर तो ट्यूब एक मिनट. इंटैक्ट है. देखिए दो सिनेरियो है ना, या तो ट्यूबल प्रेगनेंसी हुई, ट्यूब फट गई. ट्यूब फट गई. फट गई तो वो रिपेयर नहीं होगी. सही है. सर एक दफ़ा अगर किसी का और अगर अदर देन ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है सर, मतलब सर्विक्स में हो गई है, पेरिटोनियल कैविटी में हो गई है, तो फिर तो ट्यूब का तो कुछ नहीं होगा. सही. तो अबॉर्शन के भी यानी दो टाइप्स हैं. हाँ समझ गया आप क्या ये क्वेश्चन? अगर सी सेक्शन एक दफ़ा हो जाए किसी हाँ. का, तो उसके बाद उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो बिल्कुल हो सकती है. सकती है. अगर उसमें क्या हो सकती है? बिल्कुल. CPD नहीं है. CPD स्टैंड्स फॉर सिफेनो-पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन. कि अगर बच्चे के सर में और पेल्विस के डायमीटर्स में कोरस्पॉन्डेंस है, फिर तो बच्चा गुजर जाएगा बर्थ कैनाल में से. अगर बच्चे का सिर बड़ा है, नस्ता छोटा है, फिर तो सी सेक्शन ही करना पड़ेगा. और सर आगे आगे क्वेश्चन था व्हाई देयर इज पेन इन द राइट इलियक फोसा इन राइट साइडेड रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी व्हाट विल बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पेन एट दिस साइड? तो पहला तो ये कि इधर पेन क्यों होता है राइट इलियक फोसा में, तो क्योंकि ओवरीज और वो फिमरिया इधर लाया करता वहाँ है. से ब्लीडिंग होगी तो वहाँ भी इरिटेशन होगी. जी तो फिर लेकिन वो पेन मिमिक करेगी जैसे अपेंडिसाइटिस है, वो भी राइट साइड में ही होगी. हाँ अपेंडिसाइटिस. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अपेंडिसाइटिस. appendicitis आ जाएगा. और एक और भी आ जाएगा सर वो इलियोसिकल वॉल का मसला GIT प्रॉब्लम, ये भी मैम ने बताया भी हो था. सकता है. इसके अलावा कोई और डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगी? टिफलाइटिस अमेबिक टिफलाइटिस भी हो सकता है. वो क्या होता है सर टिफलाइटिस? टिफलाइटिस वो एक सीकाइटिस है. अच्छा. सीकम की. समझ गया सीकम. व्हाट इज हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी? तो आपने वो वर्ड मीनिंग किस तरह बताया था? हिस्टो मीन्स हिस्टेरो मींस यूट्रस. यूट्रस. सेल्साल्पिंगो मींस द यूट्राइन ट्यूब. तो यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब को अंदर से देखना तो उसको अंदर से हिस्टेरो. देखना नहीं, उसमें डाई इंजेक्ट करके फिर डाई. एक्सरेज लेना. और वो बताया था कि ग्राफी है ना, यस रेडियोग्राफी. तो जहाँ